नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। राजस्थान जीके पीवाईक्यूज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने 2 वीडियो पढ़ ली हैं और ये तीसरा वीडियो होने वाला है। ये जो क्लास है वो एनसीईआरटी बेस्ड यानी कि जो क्लास 6 से 12 तक की जो राजस्थान जीके राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती, उन पुस्तक में से राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जो कि पिछले पेपरों में आए हुए हैं। ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जैसे पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, एलडीसी, एसआई, कांस्टेबल, जितनी भी परीक्षाएं होती है राजस्थान में उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के समय कोटा में हत्या कर दी गई वह कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान वो कौन सा कंपनी अधिकारी था जिसकी कोटा में हत्या कर दी गई थी? मेजर बर्टन, मेजर शावर्स, कर्नल एबोट या मैक मोशन? तो इसका सही उत्तर होगा मेजर बर्टन। मेजर बर्टन जो कि कौन था? कोटा का पीए था। कौन था? कोटा का पीए। पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। इसकी हत्या कर दी गई थी 1857 की क्रांति के समय। मेजर शावर्स की बात करें तो मेजर शावर्स जो है मेवाड़ के पीए थे। कहाँ के? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ये थे मेजर शावर्स। कर्नल एबोट जो था वो एक नीमच का सैन्य अधिकारी था और मेक मोशन जो है वो मेक मोशन जोधपुर या मारवाड़ के पीए थे। कहाँ के थे? जोधपुर के पी पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन। इसके अलावा जयपुर की बात करें तो जयपुर में थे कर्नल ईडन। जयपुर में कौन थे? कर्नल ईडन। कर्नल ईडन। कर्नल ईडन जयपुर के पीए थे। मेजर बर्टन कोटा के पीए थे जिनकी हत्या कर दी गई थी कोटा के अंदर 1857 की क्रांति के दौरान। मेजर शावर्स ये मेवाड़ के पीए थे। मेक मोशन जोधपुर के पीए थे। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पीए कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? बर्टन, मैकमोशन, शावर्स या मॉरिसन? बर्टन कहाँ के थे? तो कोटा के थे। मैक मोशन कहाँ के थे? तो जोधपुर के थे। शावर्स कहाँ के थे? तो शावर्स थे मेवाड़ के। मॉरिसन जो है वो भरतपुर के। कहाँ के? भरतपुर के। मॉरिसन भरतपुर के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मोतीलाल तेजावत का संबंध किस किसान आंदोलन से है? एकी आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन? मोतीलाल तेजावत इन्होंने भीलों के लिए संघर्ष किया था और एकी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। एकी आंदोलन, इस आंदोलन को हम भील आंदोलन भी कहते हैं। भील आंदोलन या भूमट आंदोलन। भूमट आंदोलन, भील आंदोलन, भूमट आंदोलन, एकी आंदोलन, ये सब इसके नाम है। ये शुरू कब हुआ था एकी आंदोलन? तो ये शुरू हुआ था 1920-21 में। कब शुरू हुआ? 1920-21 के दौरान ये शुरू हुआ था। मोतीलाल तेजावत के बारे में बात करें तो इन्होंने एक नारा दिया था, हाकिम और हुकुम नहीं। हाकिम और हुकुम नहीं, इनकी एक 21 सूत्री मांग पत्र था, मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार, ये इनका एक 21 सूत्री मांग पत्र था जो इन्होंने सरकार को दिया था। इसके अलावा बात करें बेगू किसान आंदोलन की, इसका सही उत्तर तो हो गया एक ही आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1921 में। कब हुआ? 1921 में। बेगू कहाँ पर है? तो चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर। इसके अलावा मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत 1920 के दौरान हुई और इसका जो अंत था वो 1940
यानी कि 1920 में इसकी शुरुआत हुई और 1940 तक यह आंदोलन चला था। तो इसका सही उत्तर तो हो गया ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। मानगढ़ धाम क्या है? तो मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड ये हुआ था 17 नवंबर 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम स्थान पर एक हत्याकांड हुआ था, जहां पर 1500 से अधिक लोगों को मार दिया गया। 1500 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई, नरसंहार कर दिया गया। तो मानगढ़ जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। ये कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है मानगढ़ धाम। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, उदयपुर के अंदर है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर के अंदर, ऑप्शन द। पिचियांक बांध किस जिले में है? पिचियांक बांध किस जिले के अंदर है? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। पिचियांक बांध को अपन एक अन्य नाम से जानते हैं, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण था वो जसवंत सिंह के द्वारा 1892 में कराया। कब कराया? 1892 में लूणी नदी पर। 1892 में लूणी नदी पर बिड़ाला के अंदर। कहाँ पर? बिलाड़ा, बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा के अंदर पिचाक बांध का निर्माण करवाया। और ये जो बिलाड़ा है वो कहाँ पर है? तो जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर। पिचाक बांध किस जिले के अंदर है? तो जोधपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया? तो जसवंत सिंह ने। कब करवाया? 1892 में। और किस नदी पर है? तो लूणी नदी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या अजमेर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जो राज दरबार होता है राजा का, उसमें जो पंक्तिबद्ध बैठते हैं, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पाशिप, मिसल, कुरब या नजर। तो इस व्यवस्था को हम मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसल। पंक्तिबद्ध बैठने की व्यवस्था को मिसल कहते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। असुमेलित को पहचानिए। वीर विनोद, श्यामल दास, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, कानड़देव प्रबंध, दलपत सिंह, पृथ्वीराज विजय जयानक। इनमें से कौन सा गलत है? तो वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा, ये बिल्कुल सही। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा। कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ ने लिखा। किसने? कवि पद्मनाभ। कवि पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध लिखा। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन स। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? अमलानंद घोष, कर्नल टोट, दशरथ शर्मा, श्यामल दास। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा।
रंगमहल सभ्यता किस जिले के अंदर है? रंगमहल सभ्यता किस जिले के अंदर है? रंगमहल सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। इसके अलावा जयपुर में कौन सी है? तो जयपुर के अंदर एक तो है बेराट। कौन सी है? बेराट। एक है जोधपुरा। जोधपुरा, ये जयपुर के अंदर। सीकर के अंदर कौन सी है? तो सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और ये है कांतली नदी पर। कौन सी नदी पर? कांतली नदी पर। कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? जेतमल, चंद्रसेन, पृथ्वीराज या जोधा? मालदेव के पश्चात। मालदेव की मृत्यु हुई थी 1562 में। कब हुई थी? 1562 के अंदर मालदेव की मृत्यु हुई। इसके बाद जो चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन, वो मारवाड़ का शासक बना 1562 में। 1562 से लेकर 1581 तक, 1581 तक मारवाड़ का जो शासक था वो चंद्रसेन थे। चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। किसका? प्रताप का अग्रगामी। मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप है उनका अग्रगामी भी कहते हैं। अग्रगामी। और इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो चंद्रसेन। कब बना? 1562। कब तक? 1581 तक। इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? अकबर ने महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए 4 राजदूत भेजे थे। कितने? 4 थे। फर्स्ट में कौन गया था? तो फर्स्ट में गया था जलाल का। कौन गया था? जलाल का। तो ये दोनों तो गलत हो जाए। जलाल खां कब गया था? तो नवंबर 1572। कब गया? नवंबर 1572 में। नवंबर 1572 को जलाल खां गया था। इसके बाद गया था मान सिंह। कौन गया था? मान सिंह। मान सिंह कब गया था? तो जून जून 1573 को। कब गया? जून 1573 को मान सिंह गया। इसके बाद गया था भगवत सिंह। कौन? भगवत सिंह। ये कब गया था? अक्टूबर। कब? अक्टूबर में गया था 1573। 1573 अक्टूबर में। इसके बाद गया था टोडरमल। ये कब गया? तो दिसंबर 1573। कब गया? दिसंबर 1573। दिसंबर 1573। सबसे पहले कौन गया? जलाल खां। नवंबर 1572 में। इसके बाद मानसिंह जून 1573। इसके बाद भगवत सिंह अक्टूबर 1573। और फिर गया तोडरमल लास्ट में दिसंबर 1573 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी जो था उसने क्या नाम दिया था? खमनोर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, चावंड का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध? तो हल्दीघाटी का जो युद्ध था वो 18 जून 18 जून 18 जून 1576 को हुआ। कब हुआ? 18 जून 1576 को ये हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध को बदायूंनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। किसका? गोगुंदा का युद्ध कहा था। ऑप्शन द से हो जाए। खमनोर का जो युद्ध है ये इसको नाम दिया था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दीघाटी का जो युद्ध था उसे खमनोर का युद्ध का। इसके अलावा जो कर्नल टोड था, कौन? कर्नल टोड, इसने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। क्या कहा? मेवाड़ की
कर्नल टोर ने मेवाड़ की थर्मोपोली का, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध का और बदायूंनी ने घोगुंदा का युद्ध का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन द, घोगुंदा का युद्ध। अगला प्रश्न है, घाघरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? घाघरोन का किला आहू, काली सिंध, परवन और काली सिंध, चंबल और परवन या आहू और परवन। घाघरोन का किला कहाँ पर है? तो झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। ये जो किला है वो बिना नींव के बना है, बिना नींव का, बिना नींव का किला ये बना है। 2013 के अंदर, कब? 2013 के अंदर इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया था। कब? 2013 में। ये जो किला है वो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। कहाँ पर है? आहू और काली सिंध नदी के संगम पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर, कुंभलगढ़, घाघरोन या रणथंभौर। इनमें से किस दुर्ग के अंदर वीर कलाजी राठौड़ की छतरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। अचलदास खिचड़ी वचलिका रचना किसकी है? मधुकर तेलंग, चंद्रमोहन प्रकाश, शिवदास गार्डन या मणि मधुकर। अचलदास खिचड़ी वचलिका ये किसकी रचना है? तो ये रचना है शिवदास गार्डन की। किसकी? शिवदास गार्डन की। ऑप्शन स सही हो जाएगा। मिंजर और लिल्टास किसके काव्य संग्रह है? मिंजर और लिल्टास कन्हैयालाल सेठिया के, शिवदास गार्डन के, मणि मधुकर के या कवि चंद्र सिंह के। मिंजर और लिल्टास ये जो काव्य संग्रह है वो कन्हैयालाल सेठिया के। किसके? कन्हैयालाल सेठिया के। इनका एक गीत है धरती धोरारी। धरती धोरारी ये जो गीत है वो भी कन्हैयालाल सेठिया के है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है पीथल और पाथल। पीथल और पाथल ये भी इन्हीं की रचना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन अ, कन्हैयालाल सेठिया। हरावल नामक पत्रिका का लेखक या संपादक कौन है? हरावल नामक जो पत्रिका है इसके लेखक या संपादक कौन है? तो कवि चंद्र सिंह, सत्यप्रकाश जोशी, चंद्र भानु भारद्वाज या रामधारी सिंह दिनकर। हरावल। तो ये जो पत्रिका है वो सत्यप्रकाश जोशी की है। किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी। लप्पा लपी बांकड़ी आदि किसके प्रकार है? लप्पा लपी बांकड़ी किसके प्रकार है? पगड़ी के, अंगरखी के, गोटे के या ओढ़नी के। तो ये प्रश्न आया हुआ है। तो गोटे के प्रकार है। किसके? गोटे के प्रकार है। तनसुख, दूतई, गांबा, गदर, मरीजाई आदि क्या है? ये सब जो दे रखे हैं ये क्या है? ओढ़नी के प्रकार, रजाई के प्रकार, पगड़ी के प्रकार या अंगरखी के प्रकार। तनसुख, दुतई, गांबा, गदर और मरीजाई ये जो है वो अंगरखी के प्रकार है। तो ऑप्शन द से हो जाएगा। हाथों में पहने जाने वाला आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित होता है? मोकड़ी जो कि एक हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये किससे निर्मित होता है? लोहे से, तांबे से, सोने से या लाख से। मोगड़ी एक प्रकार की चूड़ी है जो किससे निर्मित होती है? लाख से। किससे? लाख से। ऑप्शन द सही हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचारण, वर्षा की कमी या उपरोक्त सभी। राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है उसका कारण क्या है? वनोन्मूलन, वनों की कटाई, अनियंत्रित पशुचारण और वर्षा की कमी ये तीनों इसके कारण है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन द सही हो जाएगा। पंचायती राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1995, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994 या 24 अप्रैल 1991। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल 1994 को। कब? ऑप्शन स 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती है? जागीरी, खालसा, दोनों ही या कोई नहीं? इनमें से कौन सी भूमि सीधे शासक जो राजा होता है उसके नियंत्रण में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब खालसा। कौन सी? खालसा जो भूमि होती है वो सीधे राजा के नियंत्रण में होती है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कच्छारी मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा या काली मिट्टी? कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो गंगानगर में होता है। कहाँ पर? गंगानगर। गंगानगर के अंदर सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। गंगानगर को हम कपास का कटोरा भी कहते हैं। कपास का कटोरा। और कपास जो है वो सर्वाधिक जो मिट्टी अच्छी होती है इसके लिए वो काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है कपास के लिए। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।